नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से यूरोप की 3 दिवसीय यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां वे 3 देशों में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के न्यूट्रल रुख को लेकर पीएम मोदी का ये दौरा बेहद अहम है। जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का 3 दिवसीय दौरा। 65 घंटों में 25 से ज्यादा कार्यक्रमों में होंगे शामिल। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी का विदेश दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप यात्रा ऐसे वक्त पर हो रही है जब पूरी दुनिया पर रूस यूक्रेन युद्ध का असर पड़ रहा है। इस युद्ध को लेकर भारत का रुख तटस्थ है और भारत ने वैश्विक मंच से रूस के खिलाफ एक बार भी वोटिंग नहीं की है, जबकि यूक्रेन को लेकर यूरोपीय देशों के साथ दुनिया भर के देशों के बीच रिश्ते प्रभावित हुए हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी का यूरोप दौरा भारत की विदेश नीति के लिहाज से बेहद अहम और चुनौतीपूर्ण हो गया है। अपने दौरे को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट में इसका जिक्र भी किया है। उन्होंने लिखा है कि यूरोप दौरा ऐसे समय हो रहा है जब यह क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है और वह भारत के यूरोपीय साझेदारों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करना चाहते हैं। भारत लौटते समय मैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक के लिए पेरिस, फ्रांस में कुछ समय के लिए रुकूंगा। इस साल में पीएम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है। अपने 3 दिन के विदेश दौरे के दौरान जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा करने वाले हैं। 65 घंटे के दौरे के दौरान 25 से ज्यादा कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 2 मई को जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात करेंगे। 3 और 4 मई को डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन से मिलेंगे। द्वितीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी जर्मनी में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद करेंगे। साथ ही डेनमार्क में बिजनेस लीडर्स के साथ बैठक भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान का नया एजेंडा लाउडस्पीकर है, यानी वो मुद्दा जिस पर देश भर में सियासी बहस जारी है। वो मुद्दा अब मरुधरा भी पहुंच गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के लाउडस्पीकर पर दिए बयान पर सीएम गहलोत ने तुरंत ही पलटवार किया। देखिए आखिर पूरा मामला क्या है। मरुधरा पहुंचा लाउडस्पीकर विवाद। लाउडस्पीकर उतरवा देने का पूनिया का दावा। संख्या में उतार रही है, हम भी उतरवा देंगे, आएंगे तो। सीएम बोले तनाव फैलाना बीजेपी का एजेंडा। महाराष्ट्र से शुरू हुआ लाउडस्पीकर विवाद यूपी, एमपी और बिहार होता हुआ अब मरुधरा की सरहद में प्रवेश कर गया। राजस्थान में इस विवाद की एंट्री भाया मध्य प्रदेश हुई। दरअसल भोपाल में एक कार्यक्रम में राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि ध्वनि और सामाजिक प्रदूषण फैलाने वाले सभी यंत्रों पर बैन लगनी चाहिए। सामाजिक तौर पर ध्वनि प्रदूषण से लेकर सामूहिक प्रदूषण का काम होता है, उसको रोका जाना चाहिए, प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। तो सीएम गहलोत ने पूनिया के इस बयान को तनाव फैलाने की बीजेपी की सोची समझी साजिश करार दिया। पर जो कुछ कहा है या कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं होती। पूरे देश के अंदर जो तनाव है, हिंसा का माहौल है, धज्जा उड़ रही है संविधान की, कानून की, उसका एक पार्ट है, उनका बोलने का पार्ट है। इससे पहले सतीश पूनिया ने रामनवमी के जुलूस पर बंदिश और जुमे की नमाज में छूट देने के बहाने सरकार पर तंज कसा था। रामनवमी और हिंदू नववर्ष पे डीजे पे प्रतिबंध लगाया सरकार ने, और अभी जब पिछले दिनों जुम्मा की नमाज थी उस दिन
जयपुर की सड़कों पर सरकार के संरक्षण में 100 से भी ज़्यादा लाउडस्पीकर लगे थे। उसका प्रोटेस्ट भी किया और ये सरकार की अपीजमेंट का एक नतीजा था, लेकिन जो सामान्य तौर पर आम जीवन को बाधित करने वाला जो कारक हो वो धर्म के नाम पर उसको उपयोग नहीं किया जाए, ऐसी कोशिश तो होनी चाहिए। ये तो हुई मरुधरा की बात, लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान की ही तरह बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्य के धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की बात को बकवास करार दे चुके हैं। लेकिन पड़ोसी राज्य यूपी में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का काम तेजी से चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने या आवाज कम करने का आदेश दिया था, जिस पर तेजी से अमल किया जा रहा है। आपको बता दें कि लाउडस्पीकर का विवाद महाराष्ट्र से शुरू हुआ, जहां एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने 2 अप्रैल को एक रैली में राज्य की सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की धमकी दी थी। राज ठाकरे ने ऐसा ना होने पर 3 मई से तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान भी किया था। आपको बता दें कि 17 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने लाउडस्पीकर बजाने पर महत्वपूर्ण आदेश दिया था। लाउडस्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ आदेश है कि ऊंची आवाज यानी तेज शोरगुल सुनने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकार का हनन है। कोर्ट ने साफ कहा था कि किसी को भी इतना शोर करने का अधिकार नहीं है कि दूसरे लोगों को इससे परेशानी हो। कोई भी शख्स लाउडस्पीकर बजाते हुए अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मिले अधिकार का दावा नहीं कर सकता। सार्वजनिक स्थल पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज क्षेत्र के लिए तय शोर के मानकों से ज्यादा नहीं होगी और जहां भी तय मानकों का उल्लंघन हो वहां लाउडस्पीकर और उपकरण जब्त करने के बारे में राज्य प्रावधान करे। ये तो हुई कोर्ट की बात, लेकिन बात अगर मरुधरा की करें तो चुनावी साल की ओर बढ़ते हुए यहाँ हर मुद्दा सियासी हो जा रहा है और जिस तरह से लाउडस्पीकर के विवाद की एंट्री बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मरुधरा में कराई है, उससे इस पर सियासत गरमाने के साफ साफ आसार दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। लाउडस्पीकर पर दिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के बयान पर सीएम गहलोत के पलटवार के बाद अब 2 कैबिनेट मंत्रियों ने भी हमला बोला है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसे पूनिया का फ्रस्ट्रेशन बताया, तो जलदाय मंत्री महेश जोशी ने कहा कि बीजेपी के नेताओं से तनाव बढ़ाने वाले बयान के अलावा और उम्मीद क्या कर सकते हैं। पूनिया फ्रस्ट्रेशन में है और ये तय बात है, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दे। पूरा देश जानता है कि झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। सतीश पूनिया जी से मैं पूछना चाहता हूं, लाउड स्पीकर पे हरे कृष्णा हरे राम चल रहा है, वो आप उतरवा दोगे? मंदिर में भी लाउड स्पीकर चलते हैं, मस्जिद में भी चलते हैं, गिरजाघर गुरुद्वारे में भी चलते हैं, कहाँ के लाउड स्पीकर उतरवा दोगे? उनसे ऐसी तरह की बातों की उम्मीद की जा सकती है। किसी को राहत देने की बात करेंगे नहीं, विकास की बात करेंगे नहीं, भाईचारे की बात करेंगे नहीं। वो ये कहते हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम ये डेवलपमेंट करेंगे। समझ में आती थी बात। उनके बयान इस बात को दर्शाते हैं कि वो पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। सिर्फ बयान देना है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की खिलाफत करनी है, कांग्रेस की खिलाफत करनी है, सरकार की खिलाफत करनी है, इसके अलावा उनके बयान में और कुछ नहीं झलकता। मैं समझता हूँ एक छोटी सोच का परिचायक है। प्रदेश में चल रहे बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम जनता से भी सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा कि 16 राज्यों में एक साथ बिजली संकट आया है। सरकार की कोशिश है कि जनता को कम से कम तकलीफ हो। इंडस्ट्रीज पर भी 50% बिजली का कट लगा है, लेकिन दिक्कत मई के बाकी दिनों और जून को लेकर है। 16 राज्यों में एक साथ संकट आया है। हर राज्य अपनी अपनी कोशिश कर रहे होंगे, भाई मिनिमाइज करो उसको, तकलीफ कम से कम पब्लिक को ही तो कर सकते हैं। हम लोग भी लगे हुए हैं और राज्य लगे होंगे। आज 16 राज्यों में कोयले की कमी के कारण से संकट है, आप देखते होंगे मीडिया के अंदर भी। इसलिए हमारा प्रयास है, मैं 2 मीटिंग ले चुका हूँ कि कैसे बिजली के संकट में हम कम से कम तकलीफ लोगों को, जनता ने सहयोग मांगा है कि आप भी जरा कैसे बिजली का बचत कर सकें, जो कदम उठा सकते हैं हम लोग उठा रहे हैं। पानी की त्राही मची हुई है क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर है।
जो मई और जून वाली गर्मी मार्च अप्रैल में हो जाए 45 से एबो, तो बोलते क्या होगा। चिंता हम तो कर रहे हैं कि मई जून में क्या होगा, कितनी गर्मी पड़ेगी। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिजली संकट के बहाने गहलोत सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस सरकार के समय ही बिजली संकट क्यों गहराता है। इसकी जांच हो तो बहुत लंबे भ्रष्टाचार के तंत्र महंगी बिजली खरीदने के नाम पर जरूर मिलेंगे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आती है, अभी सरकार है, 8 से 13 के बीच में सरकार थी और उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार जो है 98 से 2003 तक रही है। अशोक गहलोत साहब की सरकार के समय में ही बिजली का संकट और बिजली की कटौती की स्थिति क्यों बनती है, इस बात की जांच खोज आप लोगों को भी करना चाहिए और यदि आप करेंगे तो इसमें बहुत लंबे भ्रष्टाचार के तंत्र महंगी बिजली खरीदने के नाम पर आपको जरूर मिल जाएंगे। अलवर के राजगढ़ में मंदिर तोड़ने के मामले में सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर पलटवार किया है। सीएम गहलोत ने कहा कि राजगढ़ नगरपालिका में बीजेपी का बोर्ड है, वहां 35 में से 34 पार्षद बीजेपी के जीते हैं, वहीं एक पार्षद कांग्रेस का है। इन्होंने प्रस्ताव पास करके मंदिर गिरा दिया, अब उस इशू को जिंदा बनाए हुए हैं। इनको तो ध्रुवीकरण करना है, कांग्रेस को बदनाम करना है। खुद का नगर परिषद का बोर्ड उन्होंने प्रस्ताव पास किया और राजगढ़ के अंदर 35 पार्षद में से 34 इनके, जो जस्ट इमेजिन 35 पार्षद में से एक जीता कांग्रेस का, 34 जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो प्रस्ताव पास करते हैं और मंदिर गिरा देते हैं और अभी तक उस इश्यू को बनाए हुए हैं जिंदा, क्योंकि ध्रुवीकरण करना है इनको, तो कांग्रेस को बदनाम करना है। तो जनता को खुद को सच्चाई का साथ देना चाहिए, तब जाके इनको सबक मिलेगा, वरना जो रास्ता पकड़ लिया इन लोगों ने, किसी को नहीं मालूम देश किस दिशा में जा रहा है। और अब बात अलवर की, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता अरुण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। अरुण सिंह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया, प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर जानबूझकर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया, साथ ही कई मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा। संकटों से घिरी हुई राजस्थान की सरकार, गहलोत सरकार संकटों से घिरी हुई सरकार है। यहाँ बिजली का संकट है, पानी का संकट है, कानून व्यवस्था का संकट है और भ्रष्टाचार का संकट है, करप्शन का संकट है और दवाई का संकट है। और तो और एक कहिए तो पूरी की पूरी कुर्सी बचाने का ही गहलोत सरकार का संकट है। और इन संकटों के कारण प्रदेश की जनता भी संकट में है, लोगों के मन में भय और आक्रोश है। और राजस्थान में कुल मिलाकर के कांग्रेस का कुराज है और गहलोत सरकार जो है वो, गहलोत जी पूरी तरीके से धृतराष्ट्र बने हुए हैं। महिलाओं के अत्याचार नंबर 1 पे है। में मंदिर टूटता है, मंदिर सरेआम तोड़ना, 300 साल पुराना मंदिर तोड़ना और मूर्तियों को कटर से काटना, तो कल्पना, हम लोग इस बात को बोल नहीं सकते। बोलने में लगता है कि कहीं पाप तो नहीं कर दिया, या पाप करने वाले लोग, उनको संरक्षण देने वाले लोग या कांग्रेस के लोग हैं। कभी भी इनको जनता तो माफ करेगी नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी, भगवान भी इनको कभी माफ करने वाला नहीं है। कि पीएफआई जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में बनी तो पीएफआई का वहाँ बिल्कुल रोक लगाई। पीएफआई के लोग फिर राजस्थान में आए, राजस्थान में इनका जाल बढ़ना शुरू हुआ। कोटा में 2 महीने पहले पीएफआई का पद संचलन होता है और पूरे षड्यंत्र के पीछे अगर किसी का हाथ है तो पीएफआई का है। ये हमको मालूम है तो गहलोत जी को कोई नहीं मालूम है, बताइए भैया। पीएफआई का चारों ओर राजस्थान में जाल बिछ रहा है और गहलोत जी को तुष्टि करने की राजनीति दिख रही है। अरे प्रदेश की जनता ने गहलोत जी क्या बिगाड़ा है? आपको सत्ता में बैठाया, आपके कम से कम प्रदेश की जनता के हितों की तो बात सोचिए। राजस्थान प्रदेश को डबल इंजन की सरकार चाहिए। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ बनी है, क्योंकि जनता को समझ में आ गया कि डबल इंजन वाली सरकार के माध्यम से ही विकास हो सकता है प्रदेश का। इसलिए राजस्थान में भी पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी।
स्वास्थ्य विभाग और श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल की ओर से जयपुर में हृदय रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। महावीर स्कूल प्रांगण में आयोजित इस शिविर का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सरकार ने सत्य साई ट्रस्ट के साथ MOU किया है, जिसके तहत हृदय रोग के गंभीर मरीजों को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिल रहा है। वहीं मरीजों के गुजरात आने जाने का पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन कर रही है। शिविर में मुख्यमंत्री को हॉस्पिटल में इलाज करवा कर आए बच्चों ने जन्मदिन की एडवांस में बधाई भी दी। यहाँ देखने के लिए बहुत मैं प्रभावित हुआ कि किस प्रकार से पूरे देश भर के बच्चे, छोटे बच्चे, उनका पूरी तरह फ्री ऑफ चार्ज निःशुल्क इलाज होना हिंदुस्तान में पहली बात है। सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल पिछले 21 साल से राजकोट और अहमदाबाद में फ्री हार्ट सर्जरीज कर रहा है। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने उस हॉस्पिटल का नाम दिया है दिल विदाउट बिल। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि पिछले 10 सालों में हम 2000 से ज़्यादा राजस्थान के ऑपरेशन कर चुके हैं। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात अनमोल किडनैपिंग केस में हुए खुलासे की। खुलासा हुआ है कि किडनैपिंग का पूरा प्लान अनमोल के इंस्टा अकाउंट देखने के बाद किया गया था, क्योंकि अनमोल इंस्टा पर बैंक में क्रेडिट हुए अमाउंट और नए नए फोन की शोबाजी किया करता था। किडनैपर्स ने अनमोल को बड़े बाप का रईस बेटा समझा और फिर 1 करोड़ की फिरौती के लिए किडनैप कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। इंस्टा पर इतराना पड़ गया भारी। रईसी का प्रदर्शन अनमोल पर भारी। सोशल मीडिया पर शोबाजी, हो गया किडनैपिंग का खेल। नुमाइश के चक्कर में फंस गए जाल में। 1 करोड़ का अनमोल प्लान। जो अनमोल अरोड़ा है वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट अपलोड करता था, महंगे महंगे आईफोन के साथ फोटो अपलोड करता था, नोटों की गड्डियां अपलोड करता था, 6 लाख रुपए क्रेडिट का मैसेज अपलोड किया था। इसी कारण जो किडनैपर्स थे उन्होंने अनमोल को चुना और किडनैप की वारदात को अंजाम दिया। सबक लीजिए, सोशल मीडिया पर शोबाजी से तौबा कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी हाल बांदीकुई के अनमोल अरोड़ा जैसा हो जाए, क्योंकि पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इंस्टाग्राम पर इतराना ही अनमोल पर भारी पड़ गया और वो किडनैपर्स की नजर में आ गया। दरअसल पुलिस ने अनमोल किडनैपिंग मामले में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया तो पता चला कि अनमोल अरोड़ा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड एक पोस्ट में उसके खाते में 6 लाख होने की पोस्ट देखकर ही अपहरण किया गया था। ये सोचकर कि अनमोल के पिता बहुत पैसे वाले हैं, प्लानिंग थी किडनैपिंग के बाद 1 करोड़ रुपए की फिरौती वसूलने की। का जो अपहरण करने का जो मुख्य उद्देश्य था उनका, वो इस बच्चे के पिता से 1 करोड़ रुपए की रैंसम लेने का था। और 15 अप्रैल को इस बच्चे ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली कि उसके अकाउंट में 6 लाख रुपए हैं। इससे इनको ये लगा कि ये बहुत पैसे वाला है और इसके पिता से अच्छा जो है रकम फिरौती के रूप में मिल जाएगा। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। किडनैपिंग के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ इस किडनैपिंग के मास्टरमाइंड सिद्धार्थ सैनी और दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी जा रही है। 5 आरोपियों के शामिल होने का पाया, जिसमें एक आरोपी विवेक चतुर्वेदी जो बांदीकुई का रहने वाला है, उसे हमने आज अरेस्ट कर लिया है। और घटना में जो वाहन प्रयोग किया गया था RJ 44 CA 2971, उसको हमने जब्त कर लिया है। शेष आरोपी जो हैं उनको हम जल्दी ही गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तारी के लिए हमारी विभिन्न टीमें विभिन्न स्थानों पे कार्रवाई कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद वारदात के बारे में कई अहम खुलासे और होंगे। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश के न्यायिक कर्मचारियों का प्रांतीय अधिवेशन जयपुर में आयोजित हुआ।
जयपुर में हुए इस अधिवेशन में शेट्टी कमीशन की सिफारिश की मांग को लागू करने, साल 2003 से सभी संवर्गों की वरीयता सूची जारी करने समेत अन्य मांगों पर चर्चा हुई। प्रांतीय अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि इन सभी मांगों को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन को 3 महीने का समय दिया जाए। वहीं दिए गए समय में भी अगर मांगों को हल करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाए तो फिर कर्मचारी उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। हमारा एक तो सेठी कमीशन की जो हमारी पुरानी मांग है, जो अभी तक आज तक लंबित पड़ी है, गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय के बीच में ही हमारी कुछ समस्याएं जो टेक्निकल मिस्टेक पर अटकी हुई है, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है और उन विसंगतियों का खामियाजा आम कर्मचारी को भुगतना पड़ रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने विभिन्न जिलों के न्यायाधीशों को 8 पत्र लिख चुके हैं कि इनकी सीनियरिटी बनाई जाए, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय ने भी 2 पत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को दिए हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सवाईमाधोपुर में भीषण गर्मी के चलते रणथंभौर के वन्य जीव भी परेशान हैं। ऐसे में रणथंभौर के बाघ, बाघिन समेत अन्य वन्य जीव गर्मी से बचने के लिए पानी की ओर रुख करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा आज रणथंभौर के जोन नंबर 10 में देखने को मिला, जहां बाघिन T99 अपने शावकों के साथ पानी में अटखेलियां करती हुई दिखाई दी। इस दौरान बाघिन करीब 1 घंटे तक अपने शावकों के साथ नाले के पानी में जल क्रीड़ा करती हुई दिखाई दी। बाघिन और शावकों को पानी में अटखेलियां करते देख पर्यटक काफ़ी खुश दिखाई दिए। इस दौरान पर्यटकों ने बाघिन और उसके शावकों की तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर ली। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है। खबर जयपुर से है, जहां महिलाओं के लिए पुलिस ने अनोखी पहल की शुरुआत की है। शहर के पुलिस थानों में अब महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे। महिलाओं को ये ट्रेनिंग निर्भया पुलिस स्क्वाड की स्पेशल ट्रेनर देंगी। इसके लिए विभिन्न पुलिस थानों में नियुक्त की गई 1500 सुरक्षा सखियों को चुना गया है। 5 दिन चलने वाले इस ट्रेनिंग कोर्स में महिलाएं और युवतियां जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा कैसे करें, इसके गुर सीखेंगी। बता दें कि राजस्थान पुलिस की सुरक्षा सखी योजना में कोई भी महिला पुलिस के साथ जुड़ सकती है। पूरे राजस्थान में अब तक लगभग 13,000 सुरक्षा सखियां बन चुकी हैं। खोलोगे ना तो बैलेंस नहीं बनता है, प्रॉपर अपना जो एक कंफर्ट जोन होता है हर चीज का, तो आप इसको शॉर्ट बोलिए। क्लास विश्राम अलर्ट। बात NBA अवार्ड्स की, जिसमें न्यूज 18 की धूम रही। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को एडिटोरियल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। दिल्ली में आयोजित And the CEO of the year goes to Avinash Pandey, ABP Network. The editorial leader of the year. ENBA Awards 2021 न्यूज 18 ने एक बार फिर इन अवार्ड्स में अपना डंका बजाया। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को एडिटोरियल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह अवार्ड दिया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।